क्लास 12th बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर सेकंड पढ़ा रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने आपको पुष्प की संरचना के बारे में और एक फ्लावरिंग प्लांट के जीवन इतिहास की अवस्थाओं के बारे में विधिवत समझाया हुआ है। पीछे का वीडियो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अर्थात आवर्त बीजी पौधों के जीवन इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में मैंने आपको समझाया हुआ है। जीवन इतिहास की प्रमुख घटनाएं पुमंग तथा जायांग में होती हैं और इन्हें हमने कई अवस्थाओं में बांटा था। उनमें बताया था निषेचन पूर्व की घटनाएं, फिर निषेचन और फिर निषेचन पश्च घटनाएं अर्थात प्री फर्टिलाइजेशन फेज या इवेंट्स, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें हमने बताया था पुष्प की संरचना विधिवत आपको समझा चुके हैं। आज हमें पढ़ना है कि पुष्प के नर भाग अर्थात पुंकेसर में, जैसा कि आपको पता है पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोशियम। पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोशियम कहा जाता है और इसकी यूनिट को हम पुंकेसर या स्टेमन के नाम से जानते हैं। अर्थात हमें जो प्रमुख घटनाएं हैं वो पुमंग और जायांग में ही देखने को मिलती हैं। पहला इसमें सबसे पहले आज आपको शुरुआत में पढ़ना है लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये क्या होता है? परागकोश में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं या पराग कणों का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। पराग कण कैसे बनते हैं इसे ही समझना है, क्योंकि नर युग्मक का निर्माण पुंकेसर के परागकोश में होना है, एंथर में होना है, तो कैसे इसका विकास होता है ये समझना है। दूसरा पॉइंट इसका होगा लघु युग्मक जनन या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। इसके अंतर्गत पराग कणों से नर युग्मकों के बनने तक की घटनाओं को जानना है। और फिर तीसरा है गुर बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें बीजाणु में गुर बीजाणु या मेगास्पोर मात्र कोशिकाओं से गुर बीजाणुओं का बनना। चौथा पढ़ना है मेगा गैमेटोजेनेसिस यानी गुर युग्मक जनन अर्थात गुर बीजाणु या मेगास्पोर से भ्रूण कोष बनने तक की घटनाएं पढ़ना है। और फिर अगला पॉइंट पढ़ना है परागण। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है, इसके बारे में पढ़ना है। जब परागण हो जाएगा तो फिर निषेचन आता है, फर्टिलाइजेशन। इस घटना में नर और मादा युग्मकों अर्थात मेल और फीमेल गैमीट्स का संलयन या फ्यूजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जायगोट बनता है। और फिर अंतिम स्टेज पढ़ना है भ्रूणोद्भव यानी इम्ब्रियोजनी। जायगोट से भ्रूण का विकास इम्ब्रियोजनी के अंतर्गत पढ़ना है। तो इन घटनाओं के बारे में हमने जीवन चक्र समझाया हुआ है। सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं। लघु बीजाणु जनन को हम पुम बीजाणु जनन के नाम से भी जानते हैं। इसमें परागकोश तथा पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया को अध्ययन करना है। परागकोश के अंदर पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया ही लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। परागकोश एक समान विभज्योतिकी यानी मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं से बना एक अंडाकार समूह होता है जो बाह्य स्तर एपिडर्मिस द्वारा घिरा रहता है। यह अंडाकार समूह धीरे धीरे विकास करके 4 पालियों वाला हो जाता है अर्थात 4 लोब्ड बन जाते हैं। और इसके बीच में एक वाहिनी ऊतक यानी प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड बन जाता है, जो बाद में एक संवहन बंडल यानी वैस्कुलर बंडल और कंडक्टिंग स्ट्रैंड का निर्माण करता है।
परागधानी विकास के समय तरुण परागकोश में के प्रत्येक पाली या लोब में कोने पर बाह्य स्तर के नीचे कुछ हाइपोडर्मल या आधा स्तरीय कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं। इनका जीवद्रव्य गाढ़ा और केंद्रक बड़ा और स्पष्ट हो जाता है। इन कोशिकाओं को हम प्रपुष्प कोशिकाएं या आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। प्रत्येक प्रपुष्प कोशिका एक पेरिक्लाइनल डिवीजन या परितः विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिका या प्राइमरी पैराइटल सेल और भीतरी प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका या प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण करती है। ये दोनों कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। प्रत्येक भित्तीय कोशिकाएं 3 से 5 भित्तीय स्तर बनाती हैं। इनमें बाह्य त्वचा के नीचे वाली एक परत प्रायः मोटी हो जाती है। इस मोटी परत को हम इंडोथीशियम या अंतः स्तर कहते हैं। परागकोश में जिन स्थानों पर अंतः स्तर की कोशिकाओं की भित्ति पतली रह जाती है उस स्थान को हम स्टोमियम या रंध्रक के नाम से जानते हैं। अंतः स्तर के नीचे वाली 1 से 3 परत की कोशिकाएं मध्य स्तर तथा सबसे नीचे वाली परत टेपिटम कहलाती है। मध्य स्तर प्रायः शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और वृद्धि करते हुए लघुबीजाणु के पोषण में सहायक होते हैं। टेपिटम की कोशिकाएं बड़ी लंबी और अंतःसूत्री विभाजन या इंडोमाइटोसिस द्वारा बहुगुणित हो जाती है और बाद में नष्ट होकर बीजाणुओं के पोषण में सहायक होती हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि टेपिटम की परत का क्या कार्य होता है। तो टेपिटम की कोशिकाएं लंबी और बड़ी होती हैं, बहुगुणित होती हैं और ये परागकोश के अंदर विकसित होते हुए परागकणों के पोषण का कार्य करती हैं। इस तरह से पालन सैक में पाए जाने वाले परागकण या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होकर गोलाकार या गोल आकार में हो जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं पोषण प्रदान करती हैं। प्रत्येक परागकण या लघु बीजाणु मात्र कोशिका का केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 4 केंद्रक बनाता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका या जनक कोशिका की आधी रह जाती है। जितने भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं 4 केंद्रक बनने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, लेकिन कुछ एक बीजपत्री पौधों में कोशिका द्रव्य में विभाजन प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात ही संपन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बने हुए 2 केंद्रक कोशिका भित्ति के द्वारा अपने कोशिका द्रव्य के साथ अलग हो जाते हैं। इस प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन को हम उत्तरोत्तर या क्रमिक विभाजन या सक्सेसिव डिवीजन के नाम से जानते हैं। इस तरह से परागधानी की भित्ति के साथ ही साथ प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिकाएं या प्राइमरी माइक्रोस्पोरियल सेल्स 2 या 3 समसूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होकर अनेक लघुबीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं नष्ट होकर लघुबीजाणुओं के पोषण में सहायक होती हैं और कुछ गोलाकार होकर क्रियात्मक लघुबीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती हैं। क्रियात्मक लघुबीजाणु मात्र कोशिका या फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित लघुबीजाणु बनाते हैं। 4 जो अगुणित लघुबीजाणु बनते हैं ये कई तरह से अरेंज हो सकते हैं। जो 4 लघुबीजाणु उनका अरेंजमेंट 5 प्रकार से हो सकता है। इन 5 प्रकारों को ध्यान से सुनिए, समझिए। पहला रैखिक कहलाता है, लीनियर। सभी लघुबीजाणु एक सीधी रेखा के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि हेलोफिला और पॉलीएंथस में लीनियर होता है। दूसरा होता है चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। इसमें चारों लघुबीजाणु चारों फलकों पर पाए जाते हैं। इस प्रकार विन्यास अधिकतर जितने भी द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें पाया जाता है। तीसरा होता है समद्विपार्श्विक या क्रमिक, आइसोबाइलेटरल या सक्सेसिव बोलते हैं। इसमें
चारों लोग बीजाणु या माइक्रोस्पोर एक ही तल में पाए जाते हैं। ये प्रायः एक बीजपत्री पादपों में होता है। चौथा डेकुशेट या क्रासित होता है। दो लोग बीजाणु एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण अर्थात समकोण पर स्थित होते हैं, जैसे मैग्नोलिया में। और पांचवा टी शेप्ड या टी आकार का होता है। इसमें 4 लोग बीजाणुओं में से 2 अनुप्रस्थ एवं 2 लंबवत रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जैसे एरिस्टोलोकिया में इस प्रकार से टी आकार का पाया जाता है। अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उसके बीचों बीच में दूसरी स्टेज पे प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड दिख रहा है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं तो इनमें लगातार विभाजन होगा। विभाजन के पश्चात सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस बन जाती है और उसके नीचे की तरफ पैराइटल सेल्स और फिर मध्य में स्पोरोजिनस सेल्स होता है और बिल्कुल मध्य में प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड बनता है, जो आगे चलकर वैस्कुलर स्ट्रैंड का निर्माण करता है। डी डायग्राम में आप देख रहे हैं परागकोश के चारों लोब्स विधिवत दिखाए गए हैं। अगर एक परागकोश को अनुप्रस्थ रूप से काट दिया जाए तो जो डाइथिकस परागकोश होता है उसमें 4 लोब दिखाई पड़ते हैं। सबसे अंदर की तरफ टेपिटम दिखाया गया है, उसके ऊपर मिडिल लेयर है और सबसे ऊपर की तरफ एपिडर्मिस है। कुछ स्थानों पर परागकोश की कोशिकाएं बड़ी पतली हो जाती हैं, जिन्हें हम स्टोमियम के नाम से जानते हैं। परागकोश का स्फुटन इसी स्टोमियम से होता है, जिससे परागकण निकलकर बाहर आ जाते हैं। एक लोब को दर्शाया गया है। एक लोब को ध्यान से देखेगा तो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, उसके नीचे की तरफ मिडिल लेयर है और सबसे अंदर की कोशिकाएं टेपिटम होती हैं और यही टेपिटम की कोशिकाएं विकसित होते हुए परागकणों को पोषण देने का काम करती हैं। उसके बाद अगली स्टेज में, लास्ट स्टेज में, एफ स्टेज में एक परागकोश का स्फुटन हो जाता है, अर्थात परागकोश फट जाता है और ये पॉलन ग्रेन बाहर जाते हैं। परागकोश के स्फुटन का स्थान स्टोमियम होता है, जहाँ की कोशिकाएं पतली होती हैं। यहीं से परागकोश फट जाता है और परागकण बाहर आ जाते हैं। इस तरह से ये आपने माइक्रोजेनेसिस से संबंधित स्टेजेस को देखा। उसके बाद फिर लघुबीजाणु अथवा परागकण की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसे समझना है। परागकण मेल गैमेटोफाइट अर्थात नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। चूँकि ये मियासिस के बाद बनती है, इसलिए हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। परागकण के 2 आवरण होते हैं, अर्थात प्रत्येक परागकण 2 आवरणों से ढका रहता है। बाह्य आवरण कठोर खुरदरा होता है, जिसे हम इग्जाइन या बाह्य चोल के नाम से जानते हैं। इसी परत में, बाहरी परत में स्पोरोपोलेनिन, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोरोपोलेनिन नामक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ पाया जाता है या इसकी एक परत होती है। और इस स्पोरोपोलेनिन का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वह परागकण की सुरक्षा होता है, क्योंकि ये स्पोरोपोलेनिन कभी इसका जैविक अपघटन नहीं होता है, जिसके कारण परागकण बहुत लंबे समय तक अवशेष के रूप में, फासिस के रूप में सुरक्षित बचे रहते हैं। इस आवरण में कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम जनन छिद्र या जर्मपोर के नाम से जानते हैं। इन्हीं जनन छिद्रों द्वारा ही पराग नली निकलती है। बाह्य चोल यानी इग्जाइन के नीचे पतली और कोमल अंतःचोल या इंटाइन होती है, जो कि पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। आपकी स्क्रीन पर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, परागकण की संरचना बनी है। सबसे बाहर की तरफ इग्जाइन, जो कि स्पाइनी होती है, रफ सरफेस वाली होती है। इसी परत पर स्पोरोपोलेनिन नामक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ होता है, जिसका जैविक अपघटन नहीं होता
इसी कारण परागकण लंबे समय तक फॉसिल्स के रूप में भी सुरक्षित बचे रहते हैं। इसके नीचे की तरफ इंटाइन और जर्मपोर दिखाई पड़ रहा है। जर्मपोर से ही पराग नलिका का विकास होता है। इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियस दिख रहे हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और दूसरा जर्मिनेशन सेल या जनरेटिव न्यूक्लियस है। जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है इससे मेल गैमीट या नरयुग्मक बनते हैं और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है उसके द्वारा पराग नलिका का विकास होता है। जब पराग कोश के अंदर पराग कणों का विकास हो जाता है, पराग कोण पूर्णतया विकसित हो जाते हैं, तो फिर पराग कोश का स्फुटन होता है। स्फुटन का अर्थ हुआ पराग कोश फटता है, जिसके कारण परागकण बाहर आते हैं। तो हमें समझना है कि पराग कोश का स्फुटन या इंग्लिश में इसे कहा जाता है डेhiscence ऑफ पॉलन सैक। पराग कोश किस प्रकार से फटता है, तो पराग कोश के फटने के भी कई प्रकार हो सकते हैं। किस तरह से पराग कोश फटता है और क्यों फट जाता है, तो पराग कोश के परिपक्व होने पर मध्य स्तर एवं टेपिटम नष्ट हो जाते हैं, जिससे पराग कोश की भित्ति में बाह्य त्वचा अर्थात इपिडर्मिस और अंतः त्वचा यानी इंडोथीसियम शेष बचती है। पराग कोश का स्फुटन प्रायः परागधानियों के मिलने के स्थान पर अनुदैर्घ्य दरारों या ट्रांसफर स्लिट्स के द्वारा होता है। कभी कभी यह अग्र छिद्रों यानी पोर्स या अनुप्रस्थ दरारों या कपाटों यानी वाल्व्स के द्वारा भी होता है। स्फुटन के फलस्वरूप परागकण यानी पॉलन ग्रेन स्वतंत्र हो जाते हैं। तो पराग कोश के स्फुटन डायग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक पराग कोश किस तरह से फट जाता है और इसके अंदर विकसित हुए परागकण बाहर आ जाते हैं। उसके बाद फिर जब परागकण बाहर आ गए तो नर युग्मोद्भिद का विकास होता है, अर्थात डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसे होता है ये आपको समझना है। परागण से पूर्व परागण के विकास को पूर्व परिवर्धन यानी प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट या प्रिकॉशियस अंकुरण भी कहा जाता है। पराग कोश के स्वतंत्र होने से पूर्व ही पराग कणों का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। इस क्रिया में सबसे पहले परागकण का केंद्रक परागकण भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा एक छोटा तथा एक बड़ा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इसमें बड़े केंद्रक को वेजिटेटिव न्यूक्लियस या इसे हम नली केंद्रक या ट्यूब न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं और छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक या जनरेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। जनन केंद्रक एक भित्ति द्वारा एक छोटी कोशिका बनाता है जिसे जनन कोशिका या जनरेटिव सेल्स कहते हैं। प्रायः परागकण इस द्विकोशिकीय यानी 22 सेल्ड अवस्था में परागकोश से मुक्त होता है। अतः परागण के दौरान अधिकांश पौधों में परागकण 2 कोश की अवस्था वाले ही होते हैं। अब परागकणों का आगे का विकास मादा पुष्प के स्त्री केसर या पिस्टिल के वर्तिकाग्र पर होता है, अर्थात परागकोश से निकला हुआ परागकण परागण क्रिया द्वारा अब ये परागण जंतुओं द्वारा, हवा के द्वारा, कीटों के द्वारा या फिर मनुष्य के द्वारा भी हो सकता है। परागण की क्रिया द्वारा परागकण जायांग की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और वहां पर पहुंच करके परागकणों का अंकुरण होता है, जिसे परागण के पश्चात परिवर्धन अर्थात पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, किस तरह से नर युग्मक का विकास होता है इसकी स्टेजेज आप देख रहे हैं। परागकोश के अंदर मियोसिस के परिणाम स्वरूप 4 परागकण बनते हैं। 4 परागकणों का अरेंजमेंट कई तरह से होता है जिसको हमने पीछे बताया हुआ है। माइक्रोस्पोर यानी परागकण, एक्जाइन और इंटाइन 2 परतें आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर इसमें न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता है। एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस से
परागनली का विकास होता है, जेनेटिव न्यूक्लियस से मेल गैमीट्स बनते हैं और फिर ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वर्तिकाग्र पर पहुंच पर फिर परागकण का अंकुरण होता है। यहाँ पर आप डेवलपमेंट स्टेजेस देख रहे हैं किस तरह से परागनली बनती है और परागनली के अंदर 2 नर युग्मक बनते हैं और यही 2 नर युग्मक जब परागकण वर्तिकाग्र पर गाइनोसियम की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह परागनली अंदर स्टाइल के से होते हुए अंदर अंडाशय तक पहुंचती है, ओवरी तक पहुंचती है और वहां पर अपने दोनों नर युग्मकों को रिलीज कर देती है। जहां पर लाइफ साइकिल जब हमने समझाई है तो वहां पर आपको स्पष्ट बताया था कि एक नर युग्मक 2 मेल गैमीट दिख रहे हैं, एक नर युग्मक एग सेल से फ्यूज करता है जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है और दूसरा नर युग्मक डिप्लॉयड सेंट्रल न्यूक्लियस से फ्यूज करता है जिसके परिणाम स्वरूप ट्रिप्लॉयड इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का विकास होता है। तो इस तरह से आज हमने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझाने का प्रयास किया है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, किस प्रकार से परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण होता है और किस प्रकार से परागकण अंकुरित होकर के नर युग्मक यानी मेल गैमीट्स का विकास करता है। अब इसी सारी बातों को हम एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज इसे देखकर इस नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। बाकी हमारा प्रयास होगा कि इन सारी अवस्थाओं को एक बार हम बोर्ड में समझाते हुए आपको पुनः वीडियो प्रेषित करें। आशा है आज आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस प्रकार से होती है अर्थात परागकणों का विकास और निर्माण कैसे होता है इसे समझ लिया होगा। शेष अगले वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।